Hello everyone, I am Karthika, and as you people know that we people are discussing the chapter globalization and the Indian economy. This is the topic that we people are discussing. तो जो टॉपिक अभी हम लोगों ने शुरू किया है थोड़ा सा डिस्कस करना, दैट इज द फैक्टर्स दैट हैव enabled globalization. So we people have started discussing it. Factors that have enabled ग्लोबलाइजेशन. सो जिन फैक्टर्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है उन फैक्टर्स को हम लोग देख, अब हमने ये देख लिया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, किस तरीके से होता है, सारा प्रोसेस हम लोगों ने देखा. तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन किन फैक्टर्स की वजह से पॉसिबल हुआ है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ है. टॉकिंग अबाउट दैट, तो पहला फैक्टर जो है दैट इज टेक्नोलॉजी. पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी का फैक्टर. नाउ देयर इज रैपिड इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने देखा टेक्नोलॉजी के अंदर जो आया है आज के टाइम पे, अगर हम लोग देखते हैं तो, एंड इसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है उसको एक बहुत अच्छा पुश मिला है. फॉर इंस्टेंस, फॉर पीपल टॉक अबाउट फॉर इंस्टेंस, तो पास्ट 50 ईयर्स से हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर. इसकी वजह से जो डिलीवरी है गुड्स की टू लॉन्ग डिस्टेंस, इट हैज़ बीन पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट. और अब इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने एक बॉक्स डिस्कस किया था इन द लास्ट सेक्शन, इन द लास्ट सेगमेंट, इफ़ यू पीपल रिमेंबर, जिसके अंदर मैंने कंटेनर्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स आप लोगों के साथ डिस्कस किया था. तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके अंडर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करते हैं. This is information and technology. अब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अगेन मैं ये सारा आपके साथ डिस्कस मैंने किया है. इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है. इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है हम लोग देखते हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट जो है वो किस तरीके से रैपिडली उन्होंने चेंज किया है. टेलीकम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि टेलीफोन, टेलीग्राफ्स, फैक्स, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स, इन सब ने किस तरीके से रिफॉर्म किया है हम लोगों के लाइफ्स को. एंड अक्रॉस द वर्ल्ड हम लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन अब भेज और ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन को हम लोग. और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है इंटरनेट उसने कितना अमेजिंगली हम सबको कनेक्ट किया है एक दूसरे से, यू नो, वाया ईमेल्स, वाया calling, video calling, voice mails, so it has connected us. तो आज की डेट में तो मैंने आपको क्या बताया था कि इंटरनेट जो है वो सिर्फ कंप्यूटर्स पे ही नहीं, लैपटॉप्स पे ही नहीं, बल्कि सेल फोन्स पे भी आज की डेट में एक नेसेसिटी है. इस हद तक हम लोग जो हैं इस जो फैसिलिटी है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. So with this, talking about this, I will be discussing with you people about this box. Please have a look at this box. I will be discussing this box with you people. It is using IT in globalization. So information communication technology, इसको हम शॉर्ट में IT बोलते हैं. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IT कहते हैं. और एक बहुत ही मेजर रोल जो है ये प्ले करता है इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज. तो जो सर्विस का प्रोडक्शन है इसको स्प्रेड आउट करने में बहुत एक मेजर रोल निभाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, अ न्यूज़ मैगजीन published for London readers is to be designed and printed in Delhi. तो एक न्यूज़ मैगजीन है जिसको पब्लिश करना है लंदन के लोगों के लिए, और ये डिज़ाइन किया और प्रिंटेड करा कहाँ जाएगा, दिल्ली के अंदर. तो जो टेक्स्ट है इस मैगज़ीन का उसको भेजा जाएगा इंटरनेट के थ्रू दिल्ली. इस मैगज़ीन में क्या आना चाहिए, क्या जो है वहाँ के रीडर्स पढ़ना चाहते हैं, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट के थ्रू दिल्ली भेजा जाएगा.
Okay, then we will see that the designers in Delhi office get orders on how to design the magazine from the office in London. किस तरीके से मैगजीन को डिज़ाइन करना है, इसका जो इंफॉर्मेशन है वो दिल्ली के ऑफिस में भेजा जाता है लंदन के ऑफिस से, बाय यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज। तो जो डिज़ाइनिंग है उसे किया जाता है कंप्यूटर के ऊपर, और प्रिंट होने के बाद मैगजीन जो है उसको भेजा जाता है वाया एयर टू लंदन। एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है उसको भेजा जाता है लंदन। इवन जो पेमेंट है, मनी है डिज़ाइन करने का, प्रिंट करने का, वो जो लंदन का बैंक है वहाँ से भेजा जाता है। जो किस बैंक को भेजा जाता है, लंदन के बैंक से जो है पेमेंट वो भेजी जाती है दिल्ली के बैंक को। तो ये एक इंस्टेंट एक्टिविटी है, बहुत आसानी से ये सारा काम हो जाता है। किस वजह से? इंटरनेट की वजह से। तो यू पीपल कैन सी कि कितना इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो इंटरनेट निभा रहा है। इंटरनेट हैज़ बीन वेरी impactful thing without which we people cannot imagine many of the activities that are being taken in the world. आगे चलते हैं। अब बुक का हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंडर में आप लोगों के साथ एक और चीज़ जो है वो डिस्कस करना चाहती थी, दैट वाज द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। Another thing that I want to discuss with you people is about the liberalization of foreign trade। इसी के अंडर है ये टॉपिक भी, not the black pen, the blue pen only। liberalization of foreign trade and policy investment and foreign investment policy and foreign policy इन्वेस्टमेंट। पहला हमने क्या डिस्कस किया? टेक्नोलॉजी। अब दूसरा क्या है? लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसी इन्वेस्टमेंट। ये सेकंड फैक्टर है। लेट्स डिस्कस द सेकंड फैक्टर जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो पॉसिबल हुआ है, जिसके अंडर हम लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और हम फॉरेन पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। So now let us return to the example of imports of Chinese toys in India. Remember हम लोगों ने Chinese toy के बारे में पढ़ा था, तो उसी के बारे में एक बार हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो टैक्स लगा देती है ऑन द इम्पोर्ट ऑफ टॉयज़। अब अगर आपको हमारी कंट्री में टॉय अपना बेचना है तो आपको एक टैक्स भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ये एक टैक्स लगा दिया, तो क्या होगा? इस टैक्स को लगाने से क्या होगा? तो वो लोग जो कि विश करते हैं कि वो इम्पोर्ट करे इन टॉयज़ को, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा इसके ऊपर। सो पीपल हु वांट टू इम्पोर्ट दीज टॉयज़ दे हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। So people see that अब इस टैक्स की वजह से जो बायर्स हैं उनको पे करना पड़ेगा एक हायर प्राइस ऑन द इम्पोर्टेड टॉयज़। अब पहले तो चीप हमें मिल रहे थे, अब सरकार ने तो टैक्स लगा दिया। जब सरकार ने टैक्स लगा दिया, उस टैक्स को वो कहाँ से पूरा करेंगे? वो टैक्स पूरा करेंगे बायर्स से पैसे लेके, बाय सेलिंग देम एट अ हायर प्राइस। उनको भी ज़्यादा प्राइस पे इम्पोर्टेड टॉयज़ बेचने पड़ेंगे। तो जो चाइनीज़ टॉयज़ हैं अब वो चीप तो नहीं रहे, तो जब वो चीप नहीं रहेंगे इंडियन मार्केट्स के अंदर, उनको इंपोर्ट किया जाएगा चाइना से, उनका इंपोर्ट जो है इस वजह से वो घट जाएगा, क्योंकि ना तो अब वो चीप हैं और ऊपर से उनको इंपोर्ट करने पे टैक्स भी भरना पड़ रहा है।
इस वजह से जो है उनका पॉपुलैरिटी वो घट जाएगा, उनका इंपोर्ट जो है वो घट जाएगा। तो चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस इट्स इंडियन इंपोर्ट जो वो कर रहे थे, अपना जो हमारे यहाँ पे वो टॉयज़ बेच रहे थे वो उनका घट जाएगा। तो इस हिसाब से जो है चाइना का ट्रेड वो घट जाएगा और जो इंडियन टॉय मेकर्स हैं वो प्रॉस्पर करने लग जाएंगे। तो टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर क्या है? टैक्स लगा दिया हमने तो एक ट्रेड बैरियर जो है हमने बनाया, जिसको आप तभी पार कर पाएंगे अगर आप टैक्स दे देते हैं। सिंपल। सो टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज द एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। अब ट्रेड बैरियर क्या है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ट्रेड बैरियर की अगर हम लोग बात करें, ट्रेड बैरियर की अगर हम लोग बात करें, there are some restrictions, that is they are some restrictions on trade। इनका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो टैक्स ऑन इंपोर्ट इसका एक एग्जाम्पल है। तो गवर्नमेंट किस तरीके से जो है यूज़ करती है इस ट्रेड बैरियर को, वो यूज़ करती है इस ट्रेड बैरियर को टू इंक्रीज और डिक्रीज द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को घटाने या बढ़ाने के लिए जो है ये ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल किया जाता है। जब घटाना होता है तो ट्रेड बैरियर लगाया जाएगा, जब बढ़ाना होता है तो ट्रेड बैरियर हटाया जाएगा। तो कम और बढ़ाने के लिए जो है ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल सरकार करती है। तो गवर्नमेंट दे डिसाइड कि उनको किस तरीके के जो गुड्स हैं और कितनी क्वांटिटी के जो गुड्स हैं वो चाहिए। ये हमारी कंट्री में किस अमाउंट में आने चाहिए, कितने आने चाहिए, कौन से आने चाहिए, ये सरकार जो है ट्रेड बैरियर्स के थ्रू डिसाइड करती है। जो इंडियन गवर्नमेंट है इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने कुछ बैरियर्स लगाए जो कि फॉरेन ट्रेड पे थे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे थे, एंड दिस वाज कंसिडर्ड नेसेसरी। इसको ज़रूरी समझा गया ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके प्रोड्यूसर्स को जो कि हमारी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, उनको बचाने के लिए जो है हमारी कंट्री के अंदर ट्रेड बैरियर्स जो है वो लगाए गए। तो फॉरेन ट्रेड को जो है उसकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसको नेसेसरी तो समझा गया, लेकिन ट्रेड बैरियर्स क्यों लगाए गए? ट्रेड बैरियर्स लगाए गए ताकि हम अपने कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको फॉरेन कंपटीशन से बचा सकें। फॉरेन जो प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में आ रहे हैं उनके कंपटीशन से हम उन्हें प्रोटेक्ट कर पाए। सो जो इंडस्ट्रीज़ विच वर कमिंग अप इन द ईयर 1950s 1960s में जो कंपनीज आ रही थी और जो कंपटीशन था उनको इंपोर्ट से, जो कि बाकी कंट्रीज़ अपने प्रोडक्ट हमारी कंट्री के अंदर भेज रही थी, अब हमारी कंट्री में भी कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सेटअप हो रहे थे, तो उनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था बाहर के प्रोडक्ट्स। सो वी पीपल सी दैट इस स्टेज पे जो है इंडस्ट्रीज़ को दे वर एट दिस तो कंपटीशन उनको मिल रहा था इंपोर्ट से, एट द स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दीज इंडस्ट्रीज टू कम अप। तो अगर उनको कंपटीशन मिलता रहता इन प्रोडक्ट से तो वो कंपनीज कभी भी नहीं आगे आ पाते। तो इंडिया ने अलाउ किया इंपोर्ट्स को ओनली असेंशियल आइटम सच एज, जो इंडिया के अंदर है इस टाइम पे, इंडिया अलाउड इंपोर्ट्स ऑफ ओनली असेंशियल आइटम्स। हम लोगों ने किस के इंपोर्ट को अलाउ किया है? जो असेंशियल आइटम्स हैं जैसे कि मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। सिर्फ
इन चीज़ों की आइटम्स को जो है हम लोगों ने वो अलाउ किया है हमारी कंट्री के अंदर। तो ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो ना ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट, इन्होंने भी प्रोटेक्शन दिया था अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को थ्रू अ वेराइटी ऑफ मीन्स। तो जो इस टाइम पे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी जब डेवलप हो रही थी, उन्होंने भी अपने प्रोड्यूसर्स को जो है, अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है, अपनी कंट्री के प्रोड्यूसर्स थे, उनको उन्होंने प्रोटेक्शन दिया था। तो स्टार्टिंग अराउंड 1991 कुछ फार रीचिंग चेंजेस जो है हमारी पॉलिसी के अंदर किए गए, इंडिया की पॉलिसी के अंदर किए गए, जिसमें जो गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया, उस टाइम की गवर्नमेंट ने, कि अब इंडियन प्रोड्यूसर्स को compete करना चाहिए विद द प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जो है एक फैसला लिया गया कि हमारी कंट्री के प्रोड्यूसर्स को बाहर की कंट्री के प्रोड्यूसर्स से जो है वो कंपटीशन करना चाहिए। तो उस टाइम पे इट फेल्ट दैट जो कंपटीशन है वो इम्प्रूव करेगा हमारे प्रोड्यूसर्स की परफॉर्मेंस को हमारी कंट्री के अंदर, एंड इट वुड ऑल्सो हेल्प देम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्शन। तो जो डिसीजन था इसको सपोर्ट किया गया बाय द पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी इस फैसले का साथ दिया। तो देयरफॉर जो बैरियर था फॉरेन ट्रेड के ऊपर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो हटा दिया गया बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक। अब पहले सरकार क्या कर रही थी, सरकार पहले प्रोटेक्ट कर रही थी अपने प्रोड्यूसर्स को, लेकिन अब ये बैरियर जो है वो हटा दिया गया। तो ट्रेड बैरियर्स को बहुत हद तक हटाया गया। इसका मतलब ये था कि जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे थे और एक्सपोर्ट हो रहे थे, अब वो ईजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकते थे, और जो फॉरेन कंपनीज थी वो सेटअप कर सकती थी अपनी फैक्ट्रीज, अपने ऑफिसेस हमारी कंट्री के अंदर। मैं आपको इकोनॉमिक्स भी एक स्टोरी की तरह ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, जहाँ पे एक टेक्निकल टर्म आता है मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको डेफिनेशन देती हूँ। बाकी पूरा चैप्टर मैं आपको एक स्टोरी की फॉर्म में समझा रही हूँ। प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए, इसको मुश्किल मत समझिए। ओके, लास्टली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, दैट इज रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज known as liberalization. So we people are going to discuss this. क्या है liberalization? क्या है? What is liberalization? Liberalization is removing barriers or restrictions set by the government, is known as liberalization. So removing removing barriers or restrictions set by the government is known as liberalization. So this is about liberalization. And जो liberalization of trade है, जब liberalization of trade हुआ, business हुआ, तो it allowed to make decisions freely about what they wish to import or export. तो जब ये ट्रेड बैरियर, जब लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ, जब ट्रेड बैरियर्स जो है वो हटाया गया, तो फिर क्या इंपोर्ट किया जाना चाहिए, क्या एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए, ये फ्रीली सोचने का मौका मिला। तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इम्पोज किया कम रिस्ट्रिक्शंस को, जो पहले उन्होंने इतनी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने इम्पोज करी थी, उससे कम रिस्ट्रिक्शंस जो हैं अब गवर्नमेंट ने इम्पोज करी, ताकि एक लिबरल ट्रेड जो है वो किया जा सके।
So this is about the whole topic. We people have discussed about the factors that have enabled globalization. हम लोगों ने discuss कर लिया है. Moving on forward to another topic, which is World Trade Organization. I'll be discussing with you people. So we people are discussing now World Trade Organization, also known as, in short, WTO. Talking about World Trade Organization. तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वी पीपल सी दैट जो लिबरलाइजेशन है फॉरेन ट्रेड का, इन्वेस्टमेंट का इंडिया के अंदर, इसको सपोर्ट किया गया काफ़ी सारी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो थी. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हम लोग बात करें, उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया कि यस, इंडिया ने लिबरलाइज करके अपना फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सही किया है. तो इन ऑर्गेनाइजेशंस का कहना था कि जो बैरियर्स थे फॉरेन ट्रेड पे और इन्वेस्टमेंट्स पे, वो हार्मफुल हैं और इस वजह से इन बैरियर्स को हटा देना चाहिए. कोई बैरियर नहीं होना चाहिए. ट्रेड जो है कंट्रीज़ के बीच में वो फ्री होना चाहिए, फ्रीली होना चाहिए, बिना बैरियर्स के होना चाहिए. सारी कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड की, उनको लिबरलाइज कर देना चाहिए अपनी पॉलिसीज़ को. So talking about the liberalization, of foreign trade was supported by some very powerful organization. तो कुछ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको सपोर्ट किया. उनका मानना क्या था कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो नहीं होने चाहिए. उनका मानना था ट्रेड जो है वो फ्रीली होना चाहिए. उनका मानना था कि हर कंट्री को अपनी पॉलिसीज़ लिबरलाइज कर देनी चाहिए. तो वहीं हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, WTO की. तो जो WTO है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है कि लिबरलाइज किया जा सके इंटरनेशनल ट्रेड को. सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन is one such organization, whose aim is to liberalize इंटरनेशनल ट्रेड. तो इसका क्या एम है? इसका एम है इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करने का. तो WTO इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरल वे के अंदर करने का जो है एम, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है. सो ये एक इनिशिएटिव था. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक इनिशिएटिव है. WTO जो है एस्टैब्लिश करता है कुछ रूल्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के कुछ रूल्स जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेट करता है और वो देखता है कि ये जो रूल्स हैं ये ओबे किए जाने चाहिए. So as on July 2016, nearly 165 countries of the world are currently members of World Trade Organization. Okay, so World Trade Organization जो है वो क्या करता है, वो वर्ल्ड के जो ट्रेड है, वर्ल्ड में ट्रेड किस तरीके से चलना चाहिए, इसके कुछ जो रूल्स हैं, इसके जो कुछ
वो होते हैं ना नॉर्म्स, उनको सेट करता है। अब जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होंगे उन्हें ये रूल मानना पड़ेगा। तो वी पीपल सी दैट जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेड से रिलेटेड, वर्ल्ड ट्रेड जो है उससे रिलेटेड सारे के सारे डिसीजंस लेता है, और वो देखता है कि जो उसके मेंबर्स हैं वो इनको जो इसके मेंबर्स हैं वो देखता है कि इसके मेंबर्स इसको ओबे करें। So right now we people see that there are 165 members as far as I know। आपके बुक में 165 दिया हुआ है। There are 164 members as far as I know member countries हैं इसकी, और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं इसके। I'll be getting back to you on this। तो ये जो है जब मैं अगले सेक्शन के अंदर डिस्कस करूँगी, तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर इसलिए लिख के नहीं दे रही हूँ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर्स हैं, तो ये मैं आप लोगों को अगले सेक्शन में बताऊँगी। अभी आपके बुक के अंदर 165 दिया हुआ है, हम लोग मान लेते हैं इस चीज़ को, बट अदरवाइज it is not the case। So I'll be coming back to you people on this। I'll be discussing this कितने members हैं। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आगे चलते हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसके मेंबर्स कितने मेंबर्स हैं ये मैं आप लोगों को अगली क्लास के अंदर बताऊंगी। अपने एक बार श्योर हो जाऊँ मैं भी तो आप लोगों को फिर बताती हूँ। एंड जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो कहता है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए सबके लिए, एंड इट इज़ सीन दैट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको भी इस चीज़ को, इस प्रैक्टिस को अपनाना चाहिए। तो वी पीपल सी दैट ऑन वन हैंड जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो रूल्स को फोर्स करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर कि वो रिमूव करें ट्रेड बैरियर्स को। वो कहता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को ट्रेड बैरियर्स को हटा देना चाहिए। इसका एग्जाम्पल लें तो जो करंट डिबेट चल रहा ऑन ट्रेड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, सो वी पीपल विल बी डिस्कसिंग दैट लेटर ऑन, बट अभी चलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो बिफोर आई मूव ऑन फॉरवर्ड आई वुड लाइक यू पीपल टू लुक एट दिस बॉक्स हियर before I finish off the discussion with you people. Kindly look at this debate on trade practice. This is given in your book on page number 65. So let's see, we people have seen in chapter 2 that जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्रोवाइड करता है बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी जीडीपी का भी। सो अगर हम इसे कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्री के साथ, जैसे कि यूएस के साथ हम लोग करें, यू नो विद द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी 1%। अब वहाँ पे जीडीपी के अंदर जो शेयर है एग्रीकल्चर का यूएसए में वो 1% है, और उसका जो शेयर है टोटल एम्प्लॉयमेंट का इट इज़ 0.5%। अब हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है और वहाँ पर इतना नहीं होता है। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं बट वहाँ पर नहीं है। सो दिस इज़ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल जो कि यूएसए में एग्रीकल्चर परस्यू करते हैं, और उनको काफ़ी ज़्यादा सम ऑफ मनी मिलता है यूएस की गवर्नमेंट से ताकि वो प्रोड्यूस कर सके और फिर एक्सपोर्ट किया जा सके उनको किसी और कंट्री के अंदर उनके प्रोड्यूस को। तो इस वजह से हम देखते हैं मैसिव मनी जो है उनको मिलता है। यूएस के जो फार्मर्स हैं वो अपने फार्म प्रोडक्ट्स को बेचते हैं बहुत ही लो प्राइसेस के ऊपर, और जो उनको सरप्लस मिलता है फार्म प्रोडक्ट्स के साथ उनको वो बेचते हैं दूसरी कंट्री के मार्केट्स के अंदर लोअर प्राइसेस पे। तो एडवर्सली अफेक्टिंग द फार्मर्स इन दीज कंट्रीज। तो हमारी कंट्रीज़ के फार्मर्स को इस वजह से नुकसान हो जाता है। वही चाइनीज़ टॉय वाला ही सेम सीन चल रहा है यहाँ पे भी। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड कंट्री की गवर्नमेंट से पूछते हैं दैट वी हैव रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एज पर WTO रूल्स।
but you have ignored the rules of WTO and have continued to pay your farmers and vast sums of money. You have asked our government to stop supporting our farmers, but you are doing so yourself. तो कहते हैं आपने हमें तो मना कर दिया हम अपने फार्मर्स को सपोर्ट ना करें, पर आप अपने फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये फ्री और फेयर ट्रेड है? आप लोग भी इस बारे में सोचिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये फ्री एंड फेयर ट्रेड नहीं है। So moving on to another topic, I'll be taking the book away now. Let's start up with another topic, which is the topic of impact of globalization in India. So we people are going to discuss this impact of globalization in India. तो ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ा है हमारी कंट्री के ऊपर? दिस इज व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेगमेंट। ओके, सो लेट्स डिस्कस इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का। लास्ट 20 ईयर्स के अंदर हम लोग देखें तो जो ग्लोबलाइजेशन है इंडियन इकोनॉमी का, वो एक हम लोगों ने एक बहुत लंबा समय जो है ग्लोबलाइजेशन के साथ वो तय करा है, एंड इसका जो इफ़ेक्ट है लोगों की ज़िंदगी के ऊपर वो क्या है। लेट अस लुक एट दीज थिंग्स, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने हम लोगों की ज़िंदगी के ऊपर इफ़ेक्ट डाला है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो जो ग्लोबलाइजेशन है और ग्रेटर कंपटीशन है प्रोड्यूसर्स के बीच का, ये दोनों ही लोकल और फॉरेन प्रोड्यूसर्स इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं। इस चीज़ का जो एडवांटेज है वो किसको मिलता है? कंज्यूमर्स को। जो ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैज़ बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स। क्यों? क्योंकि हमें तो इस कंपटीशन की वजह से बहुत वैरायटी मिल जाती है प्रोडक्ट्स की, और हम उस प्रोडक्ट की वैरायटी में से अब हमें क्या चाहिए हम उसको चूज कर सकते हैं। ओके, सो वी पीपल सी दैट पर्टिकुलरली जो वेल ऑफ सेक्शंस हैं अर्बन एरियाज़ के, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो चॉइसेस मिल जाता है यहाँ पर। सो देयर इज़ ग्रेटर चॉइस बिफोर द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर्स उनको ज़्यादा चॉइसेस मिलता है, उनको एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी मिलता है, उनको लोअर प्राइसेस के ऊपर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट जो लोग हैं आज की डेट में वो इन्जॉय कर रहे हैं हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैन इट वाज पॉसिबल अर्लियर। पहले से ज़्यादा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का अब हो गया है, क्योंकि वो एक क्वालिटेटिव लाइफ इन्जॉय कर पा रहे हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर्स। इसकी वजह से हम लोगों की जो लाइफ है, हम लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसमें फ़र्क आया है, वो बढ़ गया है फॉर श्योर। तो अमंग द प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो यूनिफॉर्म नहीं है। अगर हम प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स की बात करें तो उनके ऊपर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वो एक सा नहीं है। सो वी पीपल सी दैट ग्लोबलाइजेशन and greater competition among producers both foreign and local has been of advantage to consumers, has been of advantage to consumers. Also we people see that there is
greater choice available, there is quality of products, then we people see there is higher standards of living, higher standard of living is possible now. पहले से ज़्यादा हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स चल रहा है। बट हमने देखा कि जो ग्लोबलाइजेशन है, चलो कंज्यूमर्स के लिए तो फ़ायदा हुआ है, लेकिन प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स की अगर हम बात करें तो उन पे एक सा असर तो नहीं पड़ा है। पहले अगर हम लोग देखें तो MNC जो हैं दे हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर पास्ट 20 ईयर्स। तो अगर MNC की हम लोग बात करें तो MNCs ने जो है वो अपना प्रोडक्शन जो है हमारे यहाँ पे बढ़ाया, अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी कंट्री के अंदर बढ़ाया है। ओके, and we people see that this is one of the beneficial things for our country, और हम लोगों को इससे बेनिफिट भी हुआ है। MNCs जो है उन्होंने अपना वो इंटरेस्टेड हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जैसे कि सेल फोन की इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड या सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, अर्बन एरियाज़। सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं लार्ज नंबर में, जो वेल ऑफ बायर्स हैं उनको ये अवेलेबल हो रहे हैं। तो इस सब के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो सर्विसेज हैं वहाँ पे नई जॉब्स क्रिएट हुआ है। So we people see that with the increased investment, there has been increased investment of MNCs। उसकी वजह से क्या हुआ है? उसकी वजह से हम लोग देखते हैं that new jobs has been created. New jobs have been created. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी जो हैं वो बढ़ गए हैं। आई एम टर्निंग द पेज। जो लोकल कंपनीज़ हैं वो सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स और चीज़ें भी जो कि इंडस्ट्रीज़ जिसकी वजह से प्रॉस्पर कर रहे हैं। तो ये तो हो गया पहला, सबसे पहला था हमारा MNC जो हम लोगों ने देख लिया। MNC की वजह से इम्पैक्ट जो है वो किस तरीके का इंडिया के ऊपर पड़ रहा है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। दिस वाज फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ठीक है, ये पहला हो गया हमारा इंक्रीज इन्वेस्टमेंट ऑफ MNC, उसकी वजह से नए जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है दैट इज सेकेंडली, several of top Indian companies have been able to benefit from the increased competition. So benefit of top Indian companies, किस वजह से? कंपटीशन की वजह से। उन्होंने इन्वेस्ट किया है नई टेक्नोलॉजी के अंदर, प्रोडक्शन मेथड्स के अंदर, और उन्होंने रेस किया है अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स को। सो दे हैव गेन्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंट्रीज। तो फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके उनको बेनिफिट भी हुआ है। तो जैसे जैसे जितनी ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन जो है वो बढ़ी है, वैसे ही हम लोग देखते हैं कि जो लार्ज कंपनीज़ हैं वो हमारे यहाँ पे इंडियन कंपनीज़ वो भी मल्टीनेशनल्स बनती जा रही हैं। दे आर ऑल्सो कमिंग एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो दे आर कमिंग फॉरवर्ड एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। अब ऐसा नहीं है कि हम बाहर की जो कंट्रीज़ हमारे यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्ट करी हैं तो वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, बट हमारी कंपनीज़ भी जो हैं वो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बन रहे हैं। टाटा मोटर्स जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, इन्फोसिस IT, रैनबैक्सी मेडिसिन के अंदर, एशियन पेंट्स पेंट के अंदर, सुंदरम फास्टनर्स जो नट्स एंड बोल्ट्स बनाते हैं, ये कुछ इंडियन कंपनीज हैं जो कि स्प्रेड कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस को वर्ल्ड वाइड। तो ग्लोबलाइजेशन जो है
वो उसने क्रिएट करे हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ हमारी कंपनीज़ के लिए, और वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पर्टिकुलरली, जैसे कि आईटी हो गया। अब जो इंडियन कंपनी है वो प्रोड्यूस करता है मैगजीन लंदन बेस्ड कंपनी के लिए, रिमेंबर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जो कॉल सेंटर्स हैं उसके वो एक एग्जाम्पल हो गया हमारे यहाँ पे, हम देखा कि लंदन बेस्ड कंपनी के लिए उन्होंने बनाया, और जो कॉल सेंटर्स हैं वो भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। सो बिसाइड जो होस्ट है इन सर्विसेज का, जैसे कि डेटा एंट्री हो गया, अकाउंटिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ये भी बहुत चीपली किया जा रहा है हमारी कंट्री के अंदर, एंड इसको फिर एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर डेवलप्ड कंट्री के अंदर। आउटसोर्सिंग का काम है सारा, हमारी कंट्री के अंदर जो है ये सारे काम होते हैं, और बाद में ये जो सर्विस है ये प्रोवाइड किया जा रहा है बाहर की कंट्री के लिए। तो काम तो सारा हो रहा है इंडिया में, लेकिन किसके लिए हो रहा है किसी और कंट्री के लिए। सो दिस इज हाउ आवर कंट्री इज बीइंग अफेक्टेड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। सो अब हम लोगों ने यहाँ तक जो है डिस्कस कर लिया है इस टॉपिक को, हम लोगों ने यहाँ तक इस चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। इन द नेक्स्ट सेगमेंट आई विल बी स्टार्टिंग अप विद अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस chapter, plus also I'll be starting up with the question answers. Let's see. So this was all for this section. Thank you.